बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ और नई किरणों के साथ और नई ख्वाहिशात के साथ और सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जी दी वन एंड ओनली अजीम राना। और हम जी वीकेंड के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और आपके दिन का आगाज़ भरपूर तरीके से हुआ होगा, मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। शहरबानो, तो कैसा रहा वीकेंड आपका? वीकेंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। मैंने वीकेंड में एक बात सीखी कि एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, यानी आप अगर वॉक कर सकते हैं तो वो भी ठीक है। अगर आप वीकेंड पे आपने क्यों सीखी ये बात? क्योंकि वीकेंड पे मैंने गौर फिक्र का मौका मिला और उसके साथ मैंने एक्सरसाइज की और मैंने अपनी बॉडी में खासी चेंजेस देखी। और उसमें मैं एक और चीज़ पढ़ी थी कि उसमें था कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप रनिंग नहीं कर सकते, आप वॉक नहीं कर सकते क्योंकि आप डेली लाइफ में इतने मसरूफ़ होते हैं, आपने घर के काम करने हैं, आपने ऑफिस जाना है, 100 तरह के काम हैं, हाउस वाइफ हैं, आपने बच्चों को संभालना है, आपने हस्बैंड को खुश रखना है, आपने अपनी फैमिली को खुश रखना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेयर्स का इस्तेमाल करें। हाँ जी बिल्कुल, ये सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीन तरीका है हाँ। जिसमें आप ज़हनी तौर पे भी फिट रहेंगे और जिस्मानी तौर पे भी फिट रहेंगे। और वैसे कहा यह जाता है मुंबई तौर पे, अगर आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हैं तो मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहती है, आपका मूड बड़ा अच्छा बन जाता है, एक खास किस्म के हार्मोन रिलीज होते हैं। वॉक करते हैं तो आपका मूड और अच्छा हो जाता है। सिर्फ वैसे आजकल तो स्मॉग बहुत ज्यादा है और स्मॉग की वजह से वॉक करने का दिल नहीं करता। अगर आप बाहर जाएं भी वॉक करने के लिए तो एहतियात कर लिया करें, मास्क पहन लिया करें, लेकिन कोशिश करें कि जिस टाइम पे स्मॉग ज्यादा है उस टाइम को अवॉइड करें, वॉक ना करें, लेकिन सीढ़ियां चढ़ना जरूरी है, इसको अपनी आदत बनाएं। अजीम, मैं एक चीज बात आप कह रहे हैं और मैं एक चीज नोटिस की है कि हमारा जो स्टूडियो है वो 3rd फ्लोर पे है, लेकिन मैं और अजीम हम दोनों स्टेयर्स से नहीं आते, हम लिफ्ट से आते हैं। तो आज इस बात से हम भी अहद करते हैं कि हम दोनों स्टेयर्स से आया करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है और मेरा ख्याल है कि ये सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका है कि जिसमें एक्सरसाइज भी हो जाती है और उसमें पता है सबसे बड़ा मूड भी अच्छा हो जाता है। एक दूसरे को एक्सक्यूज क्या करते हैं, हम क्या देते हैं, तो सुबह के टाइम बिल्कुल दिल नहीं करता यार स्टेयर चढ़ने को, सांस फूल जाएगी। हालांकि हम यही पढ़ते रहे और हमारे पास जितने भी डॉक्टर्स आते रहे वो यही कहते हैं कि सुबह के टाइम वॉक, सुबह के टाइम एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है। और बिलखसूस वो खवातीन और हजरात जो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको तो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं और ये बड़ा इफेक्टिव भी है, इससे बहुत असर पड़ता है, आपकी बीमारियां कंट्रोल में रहती है। मौसम बदल रहे हैं और मौसम के साथ लोगों के दिल की कैफियत भी बदल रही है और लोगों की जिंदगियां भी बदल रही हैं और वो जो मूड स्विंग्स हैं वो आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं और ये सारी चीज़ें जो है ना ये कहीं ना कहीं वेदर के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो अगर मौसम या वेदर बहुत फ्रेश होगा तो आप भी कहीं ना कहीं फ्रेश होंगे। और कुछ आप कई दफ़ा ऐसा होता है अजीम के अगर शाम का वक्त है और सूरज ढल रहा है और अगर आप उस वक्त अकेले बाहर वॉक कर रहे हैं तो आपको अजीब सी एक दिल में परेशानी, डिप्रेशन सा आता है। ऐसा होता है वैसे वो होता है, कुछ लोगों के लिए सनसेट बड़ा रोमांटिक होता है, कुछ लोगों के लिए डिप्रेसिव हो जाता है। ये मेरे ख्याल से हर बंदे की अपनी कैफियत है, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि दिलों का मौसम बड़ा अच्छा है और वो इस वजह से बिल्कुल दिलों का मौसम अच्छा है, इसलिए शादियां हो रही हैं। और वैसे भी ना पाकिस्तान में आई डोंट नो बाहर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है कि ये जो सीजन है ना सर्दियों का वेडिंग सीजन है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर मेरे ख्याल से इकट्ठे होते हैं। मौका भी शहरबानो ये बनता है इस एतबार से, क्योंकि अगर हम इस्लामिक कैलेंडर भी देखते हैं ना तो उस हवाले से रबीउल अव्वल के महीने का जैसे ही आगाज होता है तो वो एक मुबारक महीना है, तो लोग कोशिश ये करते हैं कि वहाँ से बाकायदा आगाज करें। शादी हो चुकी हुई है, उनका निकाह जो है वो छाया हुआ था और जो पिक्चर्स थी सोशल मीडिया पर राज कर रही थी, आप देख भी सकते हैं। और बहुत खूबसूरत शेरवानी ज़ेबतन की हुई है इमामुल हक ने और साथ उनकी जो वाइफ हैं उन्होंने साड़ी का इंतखाब किया आज के दिन के लिए, बड़ा लाइट सा। हाँ जी, हमारे ये क्रिकेट टीम के 2 हीरो हैं, इमामुल हक हैं ओपनर और ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, और दोनों जो हजरात हैं वो रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हो चुके हैं। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इनकी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। ये फ़हीम अशरफ की ड्रेस है जी जो उन्होंने ज़ेबतन की अपनी शादी की मुनासिबत से, उनकी अहलिया है साथ और इनका तो लाहौर में ही नहीं, इनका वलीमा हुआ है जी इनके आबाई इलाके फूल नगर में, और बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये भी इनकी शेरवानी भी बहुत क्लासी है। तो यहाँ पर तो शादियाँ हो रही हैं क्रिकेट के मैदान में, सियासत के मैदान में भी शादियों की खबरें जो है अजीम वो गर्दिश सियासत में। अच्छा सियासत में, हाँ जी, बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी की बातें हो रही हैं। दुबई में जो बैठक बैठी हुई है वो मना रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी शादी हो रही है। मुझे इनविटेशन क्यों नहीं आया अब तक? आ जाएगा।
तो अब वो मना रहे हैं। पिक्चर्स हमने सोशल मीडिया पर देखी, आप साथ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बिलावल जो हैं, जो पहले तासुर दिया गया था, कयास राइयां की जा रही हैं शहर बानो इस हवाले से, क्योंकि पिछले दिन हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ट्विटर पर भी और वैसे ओवरऑल सोशल मीडिया पर भी जो पिक्चर्स अपलोड कर रहे थे ना, उसमें से जरदारी साहब माइनस थे। और यही बता रही हूँ कि ये जो एक तासुर दिया गया था कि बिलावल, जब वो इंटरव्यू सामने आया जरदारी साहब का, उसके बाद अगले दिन ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बगैर बताए दुबई रवाना हो गए, तो उस पर एक माहौल सा पैदा हो गया कि इनमें आपस में कोई खलिश है, सिचुएशन बन गई। अलबत्ता पार्टी के जो आला ओहदेदारान हैं उनकी जानिब से बारहा ये कहा गया कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। खैर, अब जरदारी साहब भी पहुंच चुके थे यूएई और इनकी इकट्ठी फोटो भी बनाई गई। बताया ये जा रहा है कि मुलाकात, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं साथ, और बताया जा रहा है कि अब ये कहा गया है कि आपकी एज हो गई है, अब आप शादी कर लें। ये रिश्ता फोटो थी। हाँ बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाने की कोशिशें जारी हैं अजीम कि आप शादी के लिए मान जाएं, लेकिन वो मान नहीं रहे। बिलावल को शादी के लिए बिलावल नहीं मान रहे। बिलावल कह रहे हैं अभी मैं शादी के लिए नहीं मानना चाहता, और कुछ ऐसा तासुर लग रहा है कि वो कहते हैं कि मैं सेहरे से पहले शेरवानी पहनना चाहता हूं। वैसे ये भी बात है क्योंकि भाई इंतखाबात करीब है और जाहिर है जो भी सियासी उम्मीदवार है उसको पूरा हक हासिल है ये सोचने का कि वो वजीर आजम बने। तो अब बिलावल भुट्टो इस कश्मकश में है कि वो वजीर आजम वाली शेरवानी पहने। मैं शेरवानी पहले पहनूंगा, सेहरा अभी मैं नहीं पहनना चाहता, पहले मैं शेरवानी पहनना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सेहरा पहनूंगा। अब देखें कौन मनाता है किसको पहले और क्या जीत होती है। बहरहाल जी हमारी बेस्ट विशेस हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब के साथ कि वो जो भी अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसला लें वो उनके हक में ही बेहतर हो। तो आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर हम सोशल मीडिया की चूंकि बात कर रहे हैं, कितनी खबरें वहाँ पर वायरल हो रही हैं, पता चल रही है, वहाँ पर एक लड़ाई की खबर भी वायरल हुई है और वो है मॉर्निंग शो होस्ट है निदा यासिर साहिबा और साथ ही साथ मारूफ टीवी मेजबान वकार ज़का। लड़ाई का सिलसिला इनके दरमियान खूब लड़ाई हुई है। अब वकार ज़का के बारे में तो पहले ही सारे कहते हैं कि इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये ये बहुत ज्यादा रोस्ट भी करते हैं अपने वीडियोस में। इंडिया को बड़ा रोस्ट किया हुआ इन्होंने। वकार की जानिब से ये जो मामला शुरू हुआ वो कुछ यूँ हुआ कि एक निदा की जानिब से एक इंटरव्यू लिया गया, उस पर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि जो सवालात किए गए हैं और जो तरीक़ाकार है वो सही नहीं था। तो निदा बाजी आप घर बैठे, अब किसी नए को आने का मौका दें। तो उस पर वकार ज़का की जानिब से ये कहा गया निदा यासिर को कि जी अगर आप सही तरीके से होस्ट नहीं कर पा रही हैं और आपकी जानिब से अगर बेजा इल्ज़ामात लगाए जाने हैं लोगों पर, जो विक्टिम्स हैं उन पर, तो बराए मेहरबानी आप प्रोग्राम को ये छोड़ दें, मॉर्निंग प्रोग्राम को। साथ ही साथ उन्होंने एक तजवीज़ भी दी। उन्होंने अपनी वीडियो में ये तजवीज़ दी लोगों को कि देखें जी कानूनी रास्ता अपनाएं, बजाय कि आप किसी भी एंकर से इख्तलाफ अगर कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पर उसको ट्रोल करना शुरू कर दें। आप कानूनी तरीका अपनाएं, जिसका उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर वो बताया भी प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स के साथ कि आप इस तरीक़ाकार से जो है वो अप्रोच कर सकते हैं अगर आप किसी एंकर की बात से मुत्तफिक नहीं है, जिस पर निदा यासिर सीख पाओगे। निदा यासिर ने कहा कि इन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं, मेरी जॉब के पीछे पड़ गए थे, और उसमें जो इनकी वीडियो सामने आई उन्होंने कहा है कि मैंने तो अपना जो लिविंग ऑन द एज प्रोग्राम था, मैंने वो XYZ प्रोग्राम छोड़ दिया था। तो देखिए अब अगर कोई नहीं कर सका तो ये मेरा कसूर नहीं है, अपने वक्त पर आपको छोड़ देना चाहिए। जिस मकाम पर आप हैं, आप समझ रही हैं कि आप अब काफ़ी देर कर चुकी हैं, तब छोड़ दें। तो खैर ये लड़ाई जो है ये अब देखें आगे कहाँ किस तरह है। तो जी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मारूफ मुसन्निफ और शायर और सहाफ़ी और तहरीक पाकिस्तान के अहम रहनुमा हैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, जिनको हमसे जुदा हुए 67 बरस बीत चुके हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान रोज़नामा ज़मींदार के मुदीर थे, जिसने अपने वक्त में सियासी, समाजी और तहजीबी मसाइल और मामलात की अक्कासी और समाज के एक बड़े तबके में उन मसाइल के हवाले से राय साजी में अहम किरदार अदा किया। 1934 में जब पंजाब हुकूमत ने अखबार पर पाबंदी आयद की तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने हुकूमत पर मुकदमा कर दिया और अदलिया के जरिए हुकूमत को अपने अहकामात वापस लेने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल जी, हमारे लेजेंड्स हैं और हमारी रवायत है, लेजेंड्स को नहीं भूलते, हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं। अब बढ़ेंगे हम इलेक्शंस की जाने, सियासी मंजरनामा जी, बड़ी खबर आ गई और बड़ी खबर है ये। इसमें यह है कि इलेक्शंस के लिए सियासी जमातों की तैयारियां तेज़ होती हम देख रहे हैं। इतवार का दिन सियासी तौर पर हंगामा खेज रहा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने कामोकी में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा किया गया और MKM की जानिब से भी कोरंगी में एक पंडाल सजाया गया और पावर शो जिसे कहा गया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान रंजिशें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब। वेलकम टू सुनो सर, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह का बड़ा करम फजल शामिल हाल है। जी बिल्कुल। अब्बासी साहब ये कहिएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इदारों को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर नून लीग मोहतात है
तो क्या खौफ है कि नून लीग खुलकर जवाब देने को अभी तक तैयार नहीं पीपल्स पार्टी को? नहीं, ये एक सियासी रवादारी होती है, वफादारी होती है, जिसका बड़ा फुकदान 2013 से चला आ रहा था। वो इस तरह नहीं होता कि एक बंदा आपके साथ इत्तेहादी भी रहा हो, फ्यूचर में भी आपको कोई इत्तेहाद की शुनीद सुनाई दे रही हो। तो एक्चुअली इलेक्शन के दिनों में जब पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रही होती हैं तो वो एक दूसरे के खिलाफ ही बात करेंगी ना, एक दूसरे की हमायत में तो बात नहीं करेंगी। और जितनी गुफ्तगू इस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो इस वक्त जो बाई नहीं कर रही, हमारी जो आवाम है, वो लोग कह रहे हैं कि ये 16 महीने तक एक दूसरे के साथ थे, शीरो चक्कर थे जी। आज अगर कोई 16 महीनों की कारकर्दगी के ऊपर अगर सवालिया निशान भी आता है तो वो सारों के ऊपर आएगा ना, किसी एक के ऊपर तो नहीं आएगा जी। और इसी तरह जो अच्छाई का कोई पहलू निकलता है उसमें से, जैसे मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने वाली बात आती है, तो उसका क्रेडिट फिर सारे इकट्ठे लेते हैं। तो ये नहीं हो सकता ना, मीठा मीठा हाप अप और कड़वा कड़वा थू थू वाली बात नहीं बन सकती। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम जितना भी बात करेंगे या उसके अपोनेंट को जवाब देंगे तो वो बड़ी वफादारी रवादारी का मुजाहरा करते हुए देंगे। ये नहीं हो सकता कि पीटीआई की तरह हम उन्हें गालियां निकालना शुरू कर दें या बुरा भला कहना शुरू कर दें। अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून बड़ी जमातों को छोड़कर सिंध और बलूचिस्तान की छोटी जमातों से हाथ मिला रही है, ग्रैंड अलायंस सरगर्म कर रही है। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद की क्या मजबूरी है जो सामने आ रही है, जो आड़े आ रही है कि आपस में इत्तेहाद नहीं हो पा रहा? अच्छा, इसमें ना ये सूरत ये थी कि जब हम इत्तेहादी भी थे तो हमने ये कहा था कि इलेक्शन हम अपना अपना लड़ेंगे। सही। और इस वक्त जो हमारे पास जैसे बलूचिस्तान की सूरत हाल है, वहाँ जितने इलेक्टेबल थे, बड़ी जमातों से आए हुए लोग थे, वो सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। बलूचिस्तान में हमें किसी के साथ इत्तेहाद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको पूरा नक्शा खींच देता हूँ अपने फ्यूचर का जो इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर हमें किसी के साथ इत्तेहाद करने की ज़रूरत नहीं है। वो इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान में हम, अल्लाह ने चाहा तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे क्लीन स्वीप करेंगे। केपीके के अंदर हम जमीयत उलमा इस्लाम के साथ इत्तेहाद इंशाल्लाह बनाएंगे और इत्तेहादी हुकूमत केपीके के अंदर बनेगी। जिस तरह आप सिंध की बात अगर आप कर रहे हैं, सिंध के अंदर आप देखिए कि MQM, फंक्शनल मुस्लिम लीग और दीगर और जमातें भी जो हैं, इलाकाई जमातें, आप देखें बहुत सारी जमातें जो हैं वो जब मियां नवाज शरीफ साहब होते हैं इक़्तिदार में या सियासत के मैदान में वो आते हैं और लीड करते हैं, तो जितनी इलाकाई जमातें होती हैं वो उन पर भरोसा करती हैं, उन पर ट्रस्ट करती हैं और उनके साथ खड़ी हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें पंजाब के अंदर, तो पंजाब के अंदर तो हम किसी से इत्तेहाद करने नहीं जा रहे। तो इसलिए सिंध में हमारा टक्कर का मुकाबला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और सियासी मुकाबला होगा हमारा उनके साथ इंशाल्लाह। तो अब्बासी साहब, पंजाब में किस जमात के साथ टक्कर का मुकाबला लगता है आपको? इंशाल्लाह जी, पंजाब में किस सियासी जमात के साथ आपको लगता है टक्कर का मुकाबला होगा? अब जो सूरत हाल बन रही है, देखे ना, जैसे अब इलेक्टेबल्स और दूसरे लोग जो हमारी पार्टी से अपने माशाल्लाह साउथ पंजाब के अंदर 46 सीटें हैं, तो हम जो इस वक्त अंदाजा लगा के बैठे हुए हैं या कैलकुलेशन की है या हमारा होमवर्क है वहां पे, तो हम समझ रहे हैं कि 36 सीट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लेके जा रही है वहां से। अब इसमें मुकाबला बिलावल सरदारी साहब तो कह रहे हैं कि पंजाब में भी हमारी हुक्मरानी होने जा रही है और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को मशवरा भी दिया कि वो सिंध की जानिब या बलूचिस्तान की जानिब आकर अपना वक्त ज़ाया मत करें क्योंकि उनको 1-2 सीट से मिलेंगी। तो क्या इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं वो ये? इस तरह तो नेदरलैंड भी कहती है हम पाकिस्तान को हरा देंगे, ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे। वो मैच से पहले तो हर बंदा यही कहेगा, कमज़ोर तरीन भी होगा तो वो कहेगा जी मैं फलां जगह हुकूमत बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो पल्स है आवाम की या जो इस वक्त रिस्पॉन्स है लोगों का, वो टूवर्ड्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। वो मियां नवाज शरीफ की आमद के बाद मियां नवाज शरीफ की जो स्पीच हुई 21 अक्टूबर को, आप वो देखें ना, वो स्पीच किसकी थी? वो एक स्टेट्समैन की थी, एक बड़े बंदे की बड़ी स्पीच थी जिसके अंदर इस मुल्क को भंवर से निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम सब लोगों को साथ लेके चलें। हम इलेक्शन जीतेंगे, अपोजिशन में जो लोग भी आएंगे। अभी इन इलेक्शंस के लिए बासी साहब क्या हिकमत अमली तैयार की गई है नवाज शरीफ साहब की जानिब से, नून लीग की जानिब से? अवाम को किस तरह से रिलीफ दिया जाएगा? आप देखें ना कितनी बड़ी हिकमत अमली मैंने इलेक्शन की तो आपको बता दी। अब ये रिलीफ उसी तरह मिलेगा जैसे 2013 में मिला था। यानी 2013 में पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, धमाके, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब कुछ अरूज में था।
लेकिन जब 2017 का पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब से छीना गया तो 2017 के अंदर आप देखें कि आटा कितने का था, मैं अभी बता देता हूँ आपको, 35 रुपए का था। आपकी चीनी कितने रुपए की थी? 52 रुपए की थी। आपका यूनिट कितने का बिजली था? 11.5 रुपए का था। 62 बिलियन डॉलर जो था वो सी पैक से पाकिस्तान में, अपना चाइना से सी पैक की सूरत में पाकिस्तान में आ रहा था। 12 इंडस्ट्रियल जोन लगने थे। फिर उसके बाद आप आए, दुनिया पूरी आपकी पुष्ट पे खड़ी थी, मिडल ईस्ट हो, रशिया, चाइना, टर्की, आपका यूरोप, अमेरिका, सबके साथ बराबरी की सतह के ऊपर ताल्लुकात थे और पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल की तरफ बढ़ रहा था। जो हमारी तरक्की की शरह थी वो 6% थी। आप ये कैलकुलेशन तो वो है जो इस वक्त डाटा मौजूद है हर जगह के ऊपर, जहां से आप उठाएं देख सकते हैं कि मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूं इसमें कितनी सदाकत है, कितना झूठ है। तो उसी बुनियाद के ऊपर, उसी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर, उन्हीं पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आएंगे तो मुझे उम्मीद है अल्लाह के यहाँ के जब 12,000 मेगावाट बिजली हम धरनों के बावजूद, साजिशों के बावजूद, पनामा के बावजूद पाकिस्तान को दे सकते हैं। अब्बासी साहब, वैसे जो दीगर मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी कोई स्पेशल फेवर मिल रही है नवाज शरीफ साहब को और किंग्स पार्टी की बातें की जा रही हैं। लाडला, हाँ जी बिल्कुल, लाडला कहा जा रहा है, लाडला कहा जा रहा है जी नवाज शरीफ साहब। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये ज़हन में रखें कि ये जितनी गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ इसके अंदर बैलेट बॉक्स की बड़ी अहमियत है। यानी बैलेट बॉक्स से बैलेट निकलेगा तो मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, हम अपने वज़ीर आला ला सकेंगे, वज़ीर बना सकेंगे। मैंने कभी नहीं कहा, ना अपनी मेरी किसी गुफ्तगू में आपने सुना हो कि मैंने ये कहा हो कि हमें नोटिफिकेशन के जरिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए, हमें नोटिफिकेशन के जरिए वज़ीर आला बना दिया जाए। अवाम की तायद होगी, अवाम हमें वोट देगी तो हम वज़ीर आज़म बनेंगे। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है, आपको अब्बासी साहब अभी लग रहा है कि जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड है? जैसे कि पीटीआई या पीपल्स पार्टी की जानिब से बारहा ये कहा जाता है कि जब इलेक्शन मुहिम का जिस तरह से आगाज किया जा रहा है उस तरह से फ्री हैंड या खुली ग्राउंड हमें नहीं दी जा रही। देखिए, पीपल्स पार्टी को तो आपके सामने, पीपल्स पार्टी में क्या रुकावट है? किसी पीपल्स पार्टी को क्या हो रहा है? पीटीआई क्या किसी ने कहा है पीपल्स पार्टी को? पीटीआई की बात आ जाए, हाँ, पीटीआई आप ज़हन में रख लें कि अगर आप 9 मई के वाक़यात कौम को भुलाना चाहते हैं या कौम भूलेगी नहीं इंशाल्लाह ताला। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 9 मई के वाक़यात तो किसी बैन ऑर्गेनाइजेशन ने भी नहीं किए, और ये जो वाक़या हुआ है, ये जो रेड लाइन क्रॉस हुई है, इसके अंदर जो लोग मुलविस हैं, बच्चा मुलविस है, औरत मुलविस है, मर्द मुलविस है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ना छोड़ना चाहिए, और अदालतें भी यही फैसला करेंगी। इनके मास्टरमाइंड किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। अब्बासी साहब, नून लीग बार-बार ये दावा कर रही है कि 2/3 से अक्सरियत से जीतेंगे। पिछला अरसा अगर हम देखें, कारकर्दगी की अगर बात की जाए नून लीग की, तो ऐसा कोई गैर मामूली काम नहीं किया गया जिस पर आवाम वोट देगी। क्या लगता है आपको, कौन सा ऐसा काम है जिस पर आवाम वोट देगी आपको? देखिए, पहली बात मैंने आपको बताया कि 16 महीनों में भी हम बरी-उज़्ज़मानी हो सकते हैं। वो 16 माह जो थे वो पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। अगर उस वक्त अदम एतमाद ना लाई जाती तो पाकिस्तान 10 दिन बाद, 1 महीने बाद डिफॉल्ट हो चुका होता। ये पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से उस भंवर से निकाला उस 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत ने, जिसको लीड कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब। अब रह गई बात कि जी आपके पास मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कल भी ट्रेडर्स कम्युनिटी के पास बैठा हुआ था। उन्होंने कहा जो ही मियां नवाज शरीफ आए हैं, आप देखें कि अभी आते ही स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चला गया और लोगों के अंदर एक एतमाद की फिजा बुलंद हो गई है। और एतमाद की फिजा बुलंद ये हुई है कि मियां नवाज शरीफ जब भी आए हैं तो कारोबार को रौनक मिली है। लेकिन वो तो आगाज में जब इसहाक डार साहब आए थे तब भी ये कहा जा रहा था कि इसहाक डार साहब आ गए हैं, अब देखें सारे मामला। इसहाक डार साहब ने, देखें इसहाक डार साहब ने जो मेहनत इस मुल्क के लिए की है ना, 24 में से 20 घंटे मैंने अपनी आंखों से देखा उनको काम करते हुए। और वो बात बाहर रह के करना आसान है, जब किसी चीज़ को कोई, जैसे बंदा एक बॉलर बैठा होता है ना बाहर, वो कह रहा था इसको बॉल इस तरह फेंकनी चाहिए, अगर उसके पूरे 100 टेस्ट देखे ना तो उसमें से मेरा ख्याल है 100 विकेटें होंगी। अब्बासी साहब, माजरत के साथ वक्त की किल्लत है सर, जाते जाते क्विकली अगर आप एक छोटा सा जवाब दे दें इस बात का कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है जी कि आप 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाह रहे हैं, नून लीग अगर इक़्तिदार में आती है, तो है कोई ऐसा इरादा? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये बस वो अपना हर बंदा जो है वो पत्ता खेल रहा होता है सियासत के अंदर कि मैं ये वो फलां इस तरह कर रहा है। देखिए ना, वो अपनी कारकर्दगी बताएं।
मैंने अपनी कारकर्दगी आपको पूरे प्रोग्राम में बताई है। हमारा मुकाबला इन चीज़ों, हमारा मुकाबला ना गालियों में होना चाहिए, ना एक दूसरे की इस तरह का मुखालफत की जाए कि ना माँ बहन और बेटी के हम तकद्दुस को भी पामाल कर दें। ऐसा मुकाबला सियासत के अंदर ये वज़ादारी रवादारी कायम रहनी चाहिए, ख्वाह किसी भी पार्टी की तरफ से हो, हमारी पार्टी की तरफ से हो। पीटीआई ने तो 2013 से ये वज़ादारी बरकरार रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब, आपने अपना खुसूसी वक्त में पाकिस्तान को वक्त दिया और मुल्क की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है उस पर अपना तज्जिया पेश। तो जी यहाँ पे ब्रेक शामिल सूरत हाल हम देख रहे हैं, तो इसमें ब्रेक लेना जरूरी है। तो नाजरीन, हम लोग बात कर रहे थे जी ब्रेक में भी स्मॉग के बारे में, और स्मॉग चूंकि बहुत ज़्यादा हो गई, शहर लाहौर दूसरे नंबर पे आलूदा तरीन शहर हो गया पूरी दुनिया में। इसी के तदारुक के लिए जुमा हफ्ता और इतवार जो है वो इंतजामिया की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया और एंटी स्मॉग रैली निकाली गई। और इसी पर इस रैली को कवर किया है लबीबा अरशद ने। आइए आपको दिखाते हैं। शहर की फिजा को स्मोक से पाक रखने के लिए माल रोड को डीजल और पेट्रोल पर चलने वाली तमाम सवारियों के लिए आज बंद कर दिया गया है। सिर्फ पैदल अफराद और साइकिल सवार ही माल रोड पर सफर कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम पर शहरियों की क्या राय है, आइए उनसे जानते हैं। जी, मैं बचपन से साइकिल चलाता हूँ, मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक है और आज मेरे पास साइकिल नहीं भी थी तो मैं एक महल्लेदार से साइकिल लेकर आया कि मैंने आज साइकिल रेस में ये शामिल होना है और रैली में शामिल होना है। ये सिंबॉलिक एक्टिविटी बहुत मुफीद है और एज ए टीचर मैं बच्चों को पैगाम देता हूँ कि वो साइकिल की तरफ आएँ, मोटरसाइकिल से दूर जाएँ और साइकिल को प्रमोट करें ताकि स्मोक के ऊपर भी हम ओवरकम कर सकें और एक बेहतर एनवायरनमेंट जो है ना वो हम प्रमोट करें। बच्चों को जब ये साइकिल वगैरह मिलेगी तो उनको शऊर आएगा ना जी। हम बाइक वगैरह ले देते हैं तो वो फिर जाहिर बात है इन्वायरमेंट भी पोल्यूटेड होगा और सारा कुछ जो है ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम घरों में जैसे बिल देते हैं ना वैसे ये सीएम साहब अपने विजन के मुताबिक तमाम घरों में जो है ना ये साइकिलें भी दें, बेशक इंस्टॉलमेंट पे दें, मगर ये है कि फिर ही बच्चों को शऊर आएगा। मैं डेली साइकिल चलाती हूँ ताकि हमारे लाहौर की स्मोक कम हो और हमारे जितना पढ़ाई का हर्ज हो रहा है वो भी ना हो। अभी भी 3 दिन की छुट्टी है तो ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाएं और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कम करें। हम तो ये समझते हैं कि महीने में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसे कार फ्री रोड की एक्टिविटी के नाम से होना चाहिए और उस दिन पूरे लाहौर में लोगों को साइकिल पे आना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि बहसीयत आवाम भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना चाहिए और इसके साथ साथ हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की राह में हायल मुश्किलात हैं उसको दूर करें ताकि एक तो हमारी जो एक रश है उसको भी हम कम कर सकें, प्लस इस तरह की एक्टिविटी हैं ये माहौल की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा मौसर साबित हो सके। ये बहुत खुशाइंद बात है कि हमारी हुकूमत ने ये कदम उठाया है और इंशाल्लाह हमारे पोल्यूशन में कमी होगी। अगर हम सब लोग उनके साथ ताउन करें तो हमारा पाकिस्तान जो स्मोक उसमें ख़त्म हो सकती है। साइकिल हो जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाए, इन सब के इस्तेमाल का फ़रोग बहुत ज़रूरी है बिकॉज स्मोक जैसे इश्यूज़ को ये कैटर करते हैं और इस तरह की चीज़ों को पब्लिसाइज़ करें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें भी नहीं पता था यहाँ हर संडे इस तरह के अरेंजमेंट होता है। तो अगर वीकली बेसिस पे भी होता है तो इट्स वेरी गुड, एक अच्छा इनिशिएटिव है। कम्युनिटी एलिमेंट आपको देखने को मिलता है, लोग इकट्ठे होते हैं, दे इंटरैक्ट, सोशलाइज करते हैं, एक हेल्दी एक्टिविटी है और वो एक जो मेट्रोपॉलिटन सिटी का रश है, शोर है, उससे बाहर निकलते हैं आप। सो फॉर अ चेंज मेंटली भी, फिजिकल हेल्थ के लिए भी इट्स क्वाइट गुड, तो होना चाहिए। बस ये है कि इसको रेगुलर बेसिस पे अगर ये पब्लिसाइज भी करें और अच्छे तरीके से तो आई थिंक इट विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट। देखो मैडम, हम तो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे हैं और इट्स अ सी चेंज जो हम लाहौर के अंदर लेके आ रहे हैं। लाहौर के अंदर साइकिल ट्रैक्स बनने शुरू हो गए हैं, लाहौर के अंदर हर संडे को साइकिलिंग इवेंट्स हो रहे हैं, लाहौर के अंदर हम साइकिलिंग स्टैंड्स लेके आ रहे हैं जहाँ पे जो साइकिल हायर करना चाहता है वो वहाँ से हायर कर रहे हैं, जो साइकिल किराए पे देना चाहता है वो कर रहे हैं। इसके अंदर हम तमाम मल्टी नेशनल कंपनीज को भी इनवाइट कर रहे हैं, इसके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी मार्केट में लेके आ रहे हैं ताकि एज अ परमानेंट फीचर बने। दीज आर ऑल द स्टेप्स जो हम साइकिलिंग को प्रमोट करेंगे। साइकिलिंग हम सब ने मिलकर प्रमोट करनी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक साइड पे चल सकती है, किसी को पुश नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बात ये कि हम इसको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। फूड अथॉरिटी के डीजी से हमारी बात हो गई है, तमाम फूड अथॉरिटी के टीम्स रेस्टोरेंट्स वालों को एंगेज कर रही है।
जो साइकिल पे रेस्टोरेंट आएगा उसको डिस्काउंट ऑफर करेंगे. सो वी वांट टू इनकरेज साइकिलिंग एज अ हैबिट और एज अ ट्रांसपोर्टिंग मोड. थैंक यू. पंजाब के इस इकदाम से न सिर्फ स्मोक में कमी आएगी बल्कि सेहतमंद सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा. कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ लबीबा अरशद, सुनो न्यूज़, लाहौर. बहुत शुक्रिया लबीबा, आपने इसको कवर किया, और बहुत शुक्रिया कमिश्नर लाहौर का जिन्होंने स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम किए. मज़ीद इकदाम की गुंजाइश है, मज़ीद इकदाम की ज़रूरत है. आपसे कमिश्नर लाहौर को ये पैगाम है सुनो पाकिस्तान की जानिब से. और अभी एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे फ़लस्तीनी. बिल्कुल जी. तो जी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ़लस्तीन और इस वक्त इजराइल की जो सूरत हाल है उस पर. जंगबंदी का चौथा दिन शुरू हो चुका है और अब तक हमास की जानिब से 26 यरगमाली रिहा किए गए, जबकि इसराइल 78 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर चुका है. 4 रोज़ जंगबंदी मंगल की सुबह 4 बजे तक जारी रहने वाली है और 4 रोज़ा सीज़ फायर के दौरान हमास ने 50 यरगमाली और इसराइल ने 150 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करना है. तो इस वक्त ओवरऑल क्या सिचुएशन है, इस पर बात करते हैं. हमारे साथ पाकिस्तान में तैनात फ़लस्तीनी सिफारत खान के डेप्टी हेड मिशन नादिर अल तुर्क मौजूद हैं. Thank you so much for being with us again today, Mr. Nadir. Can you provide into insights Hamas perspective on the current temporary ceasefire? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Good morning. Morning. Actually, Gaza people, since 4 days, this is going to be the first day and the last day of the ceasefire in Gaza Strip. It was opportunity to getting relaxed from bombing, daily bombing, and looking for their urgent needs like food, fuel, some medicine, which was received according to humanitarian aid, the bus from Egyptian borders to Gaza. The Israelis was not 100% follow the agreement, which for ceasefire, because they didn't allow the same amount of humanitarian aid to reach to south of Gaza and north of Gaza. When they released the prisoners, they didn't follow the list and the names and how long they go. The prisoners will still need to stay in the jails. So they tried to make some tricks during that. But with that, the Palestinian side was patient and tried to follow the agreement to give opportunity for our people to relax and getting their needs, which are really needed. Yes, Mr. Nadir, certainly we have seen those visuals, those heartfelt visuals. The prisoners who are being freed by Israeli authorities. We wish them luck. What's the situation on ground? Especially we talk about the hospitals. What is the situation of hospital in Gaza? Are they operational now? When Israelis occupied the hospitals, Shifa Hospital, the Rantisi Hospital, and the Indonesian hospital in north of Gaza, actually doing that, they destroy, damage many of the equipments and the machines which is used in the hospitals, include the generators of electricity, which mean even the hospital, they receive the fuel for the generators already damaged, which mean going to be out of service again, which mean even receiving the fuel will make no difference. This is what the Israelis done before when they are occupied the hospital. Mr. Nadir, what steps are being taken to peace, advance peace, negotiation, and convert this temporary ceasefire to a complete ceasefire? Ceasefire is good, but not good enough. What we are needed actually to find and finalize
a fair and just solution for Palestinian problem by establishing Palestinian state with Jerusalem as its capital, facilitates the right of return of Palestinian refugees, which they are waiting for that right since 1948 until now. Because if we didn't end this conflict once forever, this is going to be temporary ceasefire, even if it's going to become for 1, 2, 4 years. We need to find a just solution for Palestinian problem by giving us our rights according to international laws and resolutions. Mr. Nadir, we've heard about Netanyahu, and he said that he vows to return with full force. What do you think that the Gaza does not return to its original position, what it used to be before? What do you think that, what do you anticipate especially about Netanyahu, what he's gonna do? Mr. Netanyahu can say whatever he wants, because actually he is looking to continue this conflict as long as, because he understands exactly. But before, when this attack over Gaza finish, and he have only one place to go to it, which is one of two: international jail as a criminal, as a war criminal, or going to Israeli jail as a corrupted leader. So he knows that exactly. So according to that, he tried to extend this attack as long as he can, to only for his own personal benefit, not for his people, not for the security of the world or humanity, not because he is hate only Palestine, no, because he is looking only for his own selfish benefit. Mr. Nadir, can you shed light on the humanitarian situation in Gaza and how Hamas is addressing the challenges faced by civilians amid conflict? First of all, the Gaza Strip, it is since, as you know, since more than 50 days without electricity, without gas, without food supply, without medical supply. Only the shipment, the aid, humanitarian aid, which was received during the last 4 days, was to come to Gaza, which is actually all what is coming in. It is usually coming one day, not in 4 days or 50 days. So you can imagine what kind of situation, what kind of crisis we are facing there. This is one thing. The Palestinians, when they check their homes, their properties, they found that more than 50% of their homes, their buildings was damaged completely. We have more than 1.5 million Palestinians homeless. Thank you so much, Mr. Nadir, for your time. Thank you so much. आपने अपने इतने कीमती वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, और ओवरऑल जो इस वक्त गजा फलस्तीन और हमारी दुआएं जो हैं वो गजा के साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके घर वालों के साथ हैं, और तमाम उन लोगों के साथ हैं जिनके साथ जुल्म किया जा रहा है। अब एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हो। वेलकम बैक। अब हम बात करने जा रहे हैं वालिदैन के लिए जो आजकल सबसे बड़ा चैलेंज है दौरे हाजिर में। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इम्तिहान ये है कि अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से, आईपैड से, टैब से, लैपटॉप से और टेलीविज़न की स्क्रीन से, स्मार्टफोन से किस तरह दूर रखना है। कितना मुश्किल हो चुका है ये कि अब अपने बच्चों को आप इन चीज़ों से, इन गैजेट से दूर रखें। और एक अंदाजे के मुताबिक जो बच्चे हैं वो रोज़ाना औसतन 2 से 7 घंटे ये फ़ोन्स यूज़ करते हैं, स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर सारा नदीम। डॉक्टर सारा नदीम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? थैंक यू, इट्स एन ऑनर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, आपने वक्त निकाला और आप आई हैं। डॉक्टर सारा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि स्क्रीन के सबसे जो ज़्यादा मनफी असरात हैं वो सेहत पर क्या पड़ते हैं, बिलखसूस बच्चों की सेहत पर? ओके, सबसे पहली बात, जब हम लोग इस तरह की चीज़ों पर बात करते हैं, आई एम वेरी श्योर सो मेनी पीपल आर लिसनिंग टू दिस, तो दिस इज़ नॉट फॉर ऑल द मदर्स, इसमें फादर्स भी इंक्लूडेड हैं। एवरीबडी शुड नो दिस कि पेरेंट्स दोनों का रोल है। अब यहाँ पे भी अगर हम इस चीज़ पे बात करेंगे तो पेरेंट्स दोनों का रोल है, एंड दोनों ही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हैं। अब स्क्रीन टाइम का क्या है, अगर मैं आपको अकॉर्डिंग टू रिसर्च बताऊँ, इट इज़ एक्चुअली अ रिसर्च के चिल्ड्रन बिलो 2 years उनको स्क्रीन टाइम देना ही नहीं चाहिए। 3 to 12 years को 1 hour पर डे,
और जो आगे फिर ऊपर हैं टीन्स वगैरह उनको 2 आवर्स पर डे। अब स्क्रीन टाइम डॉक्टर साहिबा हमारा तो ये हो चुका हुआ है कि हमारा 6 मंथ का बेबी होता है ना, उसको हम बेबी चेयर पे बिठाते हैं और उसके बाद हम सामने लगा देते हैं कोई भी पोएम और वो खाना ही पोएम देखकर खाता है। ऐसे ही है, तो इसको कैसे हम कम करें? बिल्कुल ऐसे ही 90% फैमिलीज हमारे पाकिस्तान में यही कर रही हैं, बट देयर स्टिल 10% हु डोंट डू दिस। और स्क्रीन टाइम मदर्स क्या करती हैं, पूरा दिन थक हार के उनके पास टाइम नहीं होता वो अपने बच्चे को दें और वो दे जस्ट वो क्विक रिलीफ है कि वो आगे स्क्रीन टाइम लगा देते हैं। अब इसके क्या प्रॉब्लम्स, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। वो क्या है, सबसे पहले ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा मसला आता है, उसके बाद सिवियर एंजाइटी एंड सिवियर डिप्रेशन। हर जो चीज़ें बड़ों को आके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट उनका बचपन से ही होता है। अब स्क्रीन टाइम हम लोग, एंजाइटी भी इससे हो जाती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओबेसिटी और सबसे ज़्यादा स्लीप प्रॉब्लम। अगर हम लोग अडल्ट की बात करें, वैसे अगर आप सोने से पहले कभी स्क्रीन टाइम अपना ऑन करें तो आप देखें नींद उड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे हाँ जी। ऐसे ही। एंड आप सोचें अगर हम एडल्ट माइंड, मैच्योर माइंड जब इस तरह हो सकता है तो फिर बच्चे का क्या होगा। हमारे आउटर लेयर होती है कॉर्टेक्स ब्रेन की, ठीक है, वो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करती है। अब बच्चे, छोटा बच्चा जब कांस्टेंट स्क्रीन टाइम 7 आवर्स पर डे, दिस इज़ एक्चुअली रिसर्च के पाकिस्तान में 7 आवर्स से भी ज़्यादा बच्चे स्क्रीन टाइम कर रहे हैं और उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो डॉक्टर सारा ये बताइएगा, क्योंकि अब स्क्रीन के बगैर भी गुजारा नहीं है, अब हमारी लाइफ सारी जो है वो टैब्स पे और फ़ोन पे आ गई है, तो कितना टाइम देना चाहिए? हेल्दी जो तरीकाकार है वो क्या है? 2 आवर्स पर डे। और हर बच्चे का जिस्सा उसकी ग्रोथ हो रही है वैसे ही बच्चों के लिए 2 आवर्स हैं और बच्चे के लिए 2 आवर्स। देखें एडल्ट्स का इट डिफर्स, किसके लिए क्या है। एडल्ट्स अपना जो है हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स अपना वो एक टाइम रखें कि ये हमारा चलो लेजर टाइम है, इसमें हमने रिलैक्स करना है, टिकटॉक देख लें, स्नैपचैट देख लें, ठीक है फाइन, वो देख लिया। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया को अगर हम लोग पॉजिटिवली यूज़ करें, आई थिंक देयर कैन बी अ ह्यूज चेंज, ठीक है। लेकिन हम लोग उस तरह करते ही नहीं है, हमारा उल्टा, हमारा साइकिल, अपना मेंटल साइकिल बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। सोशल मीडिया इज़ नॉट फॉर द पीपल हु आर वीक। अच्छा, ये भी कुछ पेरेंट्स का ये भी मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो पोएम से सीखते हैं, उनको नए नए लफ्ज़ सीखने का मौका मिलता है, वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, इतना शायद हम उनको नहीं सिखा सकते जितना वो पोएम से सीखते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि क्या करना चाहिए? क्या वाकई ऐसा है और वाकई ऐसा होता है? वो नई नई चीज़ें देखते हैं, वो जो ग्राफिक्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को, जो कि उनकी आंखों के लिए भी ख़तरनाक हैं। क्या इससे नज़र का भी कोई असर हो सकता है? नज़र भी वीक होती है, और जो बीमारियाँ होती हैं उनके असरात क्या होते हैं बॉडी पर? बच्चों की सबसे ज़्यादा आईसाइट ही वीक होती है, सबसे ज़्यादा वो ऑल्टर होती है। वो इसलिए क्योंकि वो एक तो जुड़ के बैठे होते हैं, आपने देखा होगा कभी टीवी और मोबाइल से बिल्कुल साथ है, और सबसे ज़्यादा उनकी आईसाइट खराब हो जाती है। iPad ऐसे पकड़ के लेट गए। ऐसे ही है। पेरेंट्स के लिए बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर वो कर लें उनको ये लाइफ में आगे जाके बहुत वो इसका एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। सबसे पहली बात, पेरेंट सुपरविजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यूबर्टी जब हमारी स्टार्ट हो रही होती है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच गोज ऑन इन अ चाइल्ड्स माइंड। तो उस चीज़ को अगर हम लोग कंट्रोल कर लें, आई थिंक हम लोग बहुत अच्छा एक स्टार्ट ले सकते हैं। पेरेंट लॉक्स भी होते हैं, हाँ जी, पेरेंट फिल्टर्स भी होते हैं। पेरेंट अपनी सुपरविजन में, मैं कहती हूँ अगर माँ किचन में काम भी कर रही है या फादर कोई काम भी कर रहे हैं, उनकी नज़र हो, उनके ईयर्स वहीं पे हो कि बच्चा कर क्या रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और है कि जब एडल्ट हो जाते हैं, जब स्पेशली जो बच्चे टीन एज में होते हैं, बिल्कुल, तो जब पेरेंट्स उनकी सुपरविजन स्टार्ट करते हैं तो वो ज़्यादा अनोइंग हो जाते हैं और वो और साइकोलॉजिकल एक कह लेना कि ट्रॉमा में चले जाते हैं कि जी हमें हमारा स्पेस नहीं मिल रहा, हमें वो फ्रीडम नहीं मिल रहा। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। जब बचपन से हमने एक बच्चे को आदत नहीं डाली होती और हम एकदम हम कहीं से मोटिवेट हुए, हमने रिसर्च देख लिया, हमने व्हाट्सएप का एक मैसेज देख लिया कि भाई बच्चों के सर पे रहें, तो फिर एकदम आप करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चा, हम लोग, आप सोचें अभी की जनरेशन ऐसी है तो आगे की जनरेशन किस तरह होंगे। तो वी रियली नीड टू, एक तो पेरेंट्स का एक और बड़ा मसला है, टेक्नोलॉजी नहीं समझते। हम बेशक यू आर 80, यू आर 50, यू आर 60, यू आर 17, इट डजंट मैटर, एज नेवर मैटर्स। आपको पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है। लेकिन सारा साथ में ये हेल्दी पेरेंटिंग और हेल्दी सुपरविजन भी तो पता होनी चाहिए ना, कि बहुत ज्यादा भी ना हो जाए कि आप वाकई बहुत इन्वेड कर दें अगले की प्राइवेसी। और ये उसमें ये होता है कि देखें, एक तो बचपन से ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं, सबसे पहले बचपन से ही। आप पेरेंट सुपरविजन क्या है, एक तो सबसे ज़्यादा पेरेंट और बच्चे की बॉन्डिंग टाइम होनी चाहिए, ठीक है, वो नहीं है। मतलब अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना इस चीज़ की जानिब ज़्यादा बढ़ रहा है कि हम स्क्रीन को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। अगर बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी आप देंगे, अगर आप उसके साथ बैठकर खेलेंगे, अगर आप उसको टॉयज ला कर देंगे जो कि माइंड को, मतलब जैसे लेगोज होते हैं, पजल्स होते हैं, तो भी वो स्क्रीन से दूर रहेगा। ये भी एक वजह है।
हमने Very अपने आप true. को आसान कर लिया है कि पैसे भी बचाएं, इसमें डाउनलोड करें, चलो तुम बैठ के देखो। ऐसे ही है, बेबीज डोंट नीड स्क्रीन्स, दे नीड देयर पेरेंट्स। यस, ठीक है, They और need ये attention. दे नीड अटेंशन, दे नीड योर लव, दे नीड योर केयर। आप उनको स्क्रीन पे लगा देंगे तो वो फिर स्क्रीन पे ही लग जाएंगे। ये पेरेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और दोनों पेरेंट्स का। अगर एक बिजी है तो दूसरा उसमें रोल प्ले करे, दूसरा बिजी है तो फिर पहला रोल प्ले करे। ये तीनों की एक बॉन्डिंग की बात है। लेकिन हम शायद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, हम ये चीज़ें भूल गए और छोड़ दी हमने ये चीज़ें। जो बच्चे जिनका बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है, उनका फोकस और कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा लैक करता है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे एक क्लाइंट हैं, उनकी बेटी जो है ओवरऑल बहुत अच्छी, उनकी ग्रूमिंग वगैरह सब कुछ है, लेकिन बच्ची जो है, एक ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पे वीडियो है जिसमें बच्चा अपने पेरेंट्स को कहता है दैट मैं पूरे दिन में कुछ भी कहूँ, यू विल नॉट से नो टू मी। आज उस बच्चे ने, ये मेरा अपना है, मैंने खुद ये देखा, वो बच्चे ने अपने पेरेंट्स को वही करना शुरू किया हर रोज। उनकी एक ही बच्ची और बहुत देर बाद जाके हुई है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैम्पर उन्होंने उसको कर दिया। उस पैम्परिंग में बच्ची ने हर रोज ही ये सिस्टम शुरू कर दिया कि आज अब शी इज सफरिंग फ्रॉम ADHD, ठीक है, जो कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, सही, जिसमें इम्पल्सिविटी, इनअटेंशन सिम्पटम्स होते हैं। इम्पल्सिव बच्चा बहुत होता है, एकदम जैसे बात ही सुनेगा एकदम ही रिएक्ट करेगा, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव, फोकस और कंसंट्रेशन लैक करते हैं, मल्टीटास्किंग जिंदगी में नहीं कर सकते, और बच्चों में सबसे ज्यादा यही ADHD का बहुत प्रॉब्लम है। और यही जब बच्चे जब बड़े होते हैं, उनका फोकस नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होता, जॉब्स नहीं कर सकते, मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, अभी हमारी गुफ्तगू का जो हासिल वसूल है वो ये है कि दिन में 2 घंटे होना चाहिए बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है, और पेरेंट्स की सुपरविजन में वो टाइम होना पेरेंट्स को चाहिए। ज्यादा टाइम देना चाहिए। और फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में आप बच्चे में जो है वो उसके अंदर ये चीज़ इनकलकेट करें कि बच्चे को उनका टाइम ज़्यादा वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखें, ना कि स्क्रीन। अच्छा, हम ये भी एक मसला देख रहे हैं, वक्त थोड़ा कम है तो सवालात बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरी अपनी एक बच्ची है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और कुछ अपने बहन भाइयों के बच्चे हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, वो बातें नहीं कर पाते, वो अपने टाइम पे बात नहीं करते। मोस्टली हम देख रहे हैं वो लफ्ज़ को नहीं बोल पाते, क्योंकि वो हर वक्त तो स्क्रीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसी सूरत में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? और एक एंड पे ये बता दें कि कोई ऐसी चीज़, अगर किसी के बच्चे को ये मसला हो गया है, तो किस तरह हम उस सब मसले से निकल सकते हैं, इसको ओवरकम कैसे करें? ऐसे ये लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन की बहुत ज़्यादा ये भी प्रॉब्लम्स एक आती हैं। दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द सिम्टम्स जो बच्चे फेस कर रहे हैं। अब उसमें यह है कि अगर तो आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम आ गई है, तो सबसे पहले कट डाउन द स्क्रीन टाइम। और कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं फौरन करना चाहिए, और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। जैसे अगर बच्चा आपका पूरा दिन यूज कर रहा है, उसमें से आधा घंटा कम करें, फिर घंटा कम करें, फिर 2 घंटे कम करें। और यानी फौरन ऐसे नहीं कि आप उससे ले लें, हाँ फौरन नहीं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये नहीं कि 7 घंटे यूज कर रहे हैं तो आप जो हैं वो बस उसको फिर लगे रहते हैं, ऐसे नहीं। आपने उसको ग्रेजुअली उसको कम करें, और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर गो टू अ स्पीच थेरेपिस्ट, ताकि वो उसकी प्रॉब्लम। डॉक्टर सारा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला और आज पाकिस्तान का हिस्सा बने। थोड़े टाइम में आपने बड़ी अहम बातें की, तो ये हमारे व्यूअर्स को भी खासी इन्फॉर्मेशन मिली इस सेगमेंट से। तो जी 2 घंटे कर दे बच्चों का स्क्रीन टाइम, और पेरेंट्स सुपरवाइज करें, और ज्यादा से ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज को बढ़ाएं। पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें जब घर में मौजूद हों, और अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। अब एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक की 554वें जन्मदिन की तकरीबात ननकाना साहब में जारी हैं, और 3 रोज़ा तकरीबात का आज तीसरा और आखिरी दिन है। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं, और इस हवाले से मजीद एक रिपोर्ट तैयार की गई है तारिक महमूद की जानिब से, वो देख लेते हैं। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जन्म स्थान में जारी हैं। 3 रोजा तकरीबात का आगाज अखंड पाठ की रस्म से किया गया। तकरीबात में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा और भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्री शिरकत करके अपने मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। दुनिया भर से पाकिस्तान आए सिख यात्रियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अहीं इंडिया तो
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ननकाना साहब की पवित्र धरती ते मौजूद हाँ। अज 27 तारीख सारिਆਂ ਨੂੰ ढेर सारी शुभकामनाएं पाकिस्तान दे और इंडिया की तरफों इंडिया तो आया। अज नगर कीर्तन होने वाला है। सारी संगतां रल मिल इकट्ठी गुरु महाराज के शबद कीर्तन श्रवण करने ने। सारी पाकिस्तान की आवाम नू ढेर सारी शुभ मुबारकां। बड़ा प्यार बड़ा इखलाक मिलिया है इत्थे आके, बड़ा चंगा लगता है। पाकिस्तान बार बार आने नू जी करता है। तकरीबात के आज तीसरे और आखिरी रोज सिख यात्री स्नान के बाद गुरु ग्रंथ साहब का पाठ सुनेंगे। उसके बाद तकरीबात का मरकजी प्रोग्राम नगर कीर्तन होगा। सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान से निकलेंगे और 6 मुख्तलिफ गुरुद्वारों से होते हुए वापस जन्म स्थान पहुंचेंगे। नगर कीर्तन के बाद रात को भोग और अरदास की रस्म होगी। मुल्क की सलामती और अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी और शानदार आतिशबाजी के बाद 3 रोजा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। प्रगट सिंह तलवंडी नपाला डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर इंडिया पंजाब तो असी आए हैं और गुरु नानक साहब के जिहड़ा 554 पुरब समुची लकाई और सारी सिख जगत नूं लख लख ਵਧਾਈ पेश करते हैं। ननकाना साहब की धरती ते असी पहुंचे हैं और बहुत वधिया सरकार का जिहड़ा इंतजामिया जिहड़ा बंदोबस्त बहुत वधिया सी। ਇੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖਣ वाली गल है। तकरीबात के दौरान ननकाना साहिब में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारे और बैरियर लगाकर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। गुरुद्वारा के दाखिली रास्तों पर चेकिंग के साथ साथ वॉक थ्रू गेट्स और स्क्रीनिंग मशीन भी नस्ब की गई है। गुरुद्वारा के अंदर और बाहर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की गई और ये इबादत का सिलसिला जारी है सिख बिरादरी का। और इंडिया से भी जो सिख भाई आए हैं वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ कर रहे हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है। और इसी बात पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक बड़े खास गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे मौसम सरमा की। तो सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले जो नट्स हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स में मूंगफली हर घर की शान होती है। सर्दियों में रात में बैठ के सब मूंगफली खाते हैं, साथ चाय पीते हैं, साथ लूडो खेलते हैं या फिर पहेलियाँ एक दूसरे से बुझवाते हैं, एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, पुरानी यादों को याद करते हैं। और इसके साथ साथ गुड़ जो है वो बड़ा पसंद किया जाता है। सर्दियों में और गर्मियों में दोनों में गुड़ की चाय बड़ी पसंद की जाती है। स्पेशल ख़ास गुड़ मिलाई चाय आपको मिलेगी। इस तरह के ढाबे मटके के अंदर बड़े फेमस हैं। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर ज़ैनब गोंदल साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। कैसी डॉक्टर ज़ैनब? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मूंगफली और गुड़ ये 2 आज हमारे खाबे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो मूंगफली के बारे में अच्छा लगा मुझे बिल्कुल। लेकिन आपके सवाल से भी पहले आपके इंट्रो में एक बात थी, मैं उस पे कंटिन्यू करना चाहूँगी। वो ये है कि वाकई ही गुड़ वाली चाय मजेदार भी बहुत होती है, फेमस भी बहुत है। लेकिन सेहत के लिए कैसी है? जो गुड़ है वो हमारी बॉडी में एनीमिया यानी जो खून की कमी हो जाती है उसको क्योर करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। वेरी गुड। लेकिन जब हम उसको चाय में डाल देते हैं तो वो आयरन की एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस कॉज करता है। जो कैफीन हम लेते हैं चाय में, एग्जैक्टली। चाय में भी आयरन होता है?
चाय में आयरन नहीं होता, गुड़ में आयरन होता है। अच्छा। गुड़ में आयरन है, जो चाय की पत्ती हम डाल रहे हैं वो हिंड्रेंस कॉज कर रही है, एब्जॉर्प्शन नहीं होने। तो वो आयरन की कमी होती है उससे? बिल्कुल। आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी, आपकी बॉडी में जो है वो आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, ये सब चाय ही कर रही होती है। अब वही बात है कि चाय लवर्स को हम जब बात करते हैं, मैंने 1-2 वीडियोस की चाय के खिलाफ, तो उस पे मोर देन मिलियंस में कमेंट्स और वो आए कि जी हाँ जी चाय के खिलाफ तो हम चाय तो मशरूबात की मुर्शद है, आपने कैसे कह दिया ये? लेकिन मैंने उसमें सिर्फ मैं भी यही कहूंगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स एक्सप्लेन किए थे। आगे आपकी चॉइस है, आप लें या ना लें। मैं कभी भी किसी ना चीज से मना करती हूँ, ना कहती हूँ कि ये खाएं। मैं फायदे नुकसान बता देती हूँ, आगे आपकी मर्जी है। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगेगा ना आप हमारी पसंदीदा चीज के नुकसान बताएं, बस फायदे बताएं। नहीं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगेगा कि आपकी पसंदीदा चाय अगर आपको नुकसान दे रही है, ये चीज कोई भी है, तो मतलब आप मना करूँ। तो आप चाय के अंदर गुड़ से ज्यादा ये प्रेफर करते हैं कि चीनी डाल ली जाए? नहीं, अगर आपने चाय पीनी है तो चाय बनाने का एक तरीका है और आप उसमें गुड़, चीनी, शक्कर कुछ भी ऐड ऑन ना करें। इवन चाय में स्टीविया, कोई भी ब्रांडेड जो चीनी मिलती है उसको ना डालें। क्या करें? दालचीनी बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन मिठास करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप खुद इतने मीठे बन जाए। मूंगफली का पूछना था। सब गुड़ भी था। आप खुद मीठे हो कि आपको चाय में मीठे की जरूरत ना पड़े। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। चाय के साथ मूंगफली खा सकते? चाय के साथ मूंगफली हम बिल्कुल नहीं खा सकते। मूंगफली के साथ पानी पी सकते हैं? मूंगफली के साथ देखिए, मूंगफली की अगर आप बात कर रहे हैं तो मूंगफली एक वन ऑफ सबसे ज्यादा जो हम नट्स यूज करते हैं उसमें बेस्ट सोर्स है फाइबर का, प्रोटीन का, जो कि हम मेडिसिन में लेते हैं। फाइबर एग्जैक्टली फाइबर हम जो है बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, हम इस तरफ नहीं आ रहे होंगे कि हम उसको प्रेग्नेंट फीमेल्स को दी जाती है फाइबर की मेडिसिन। बिल्कुल, अगर हम उनमें नट्स की एक प्रॉपर क्वांटिटी देना और उसको इंट्रोड्यूस कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पीनट और गुड़ को हम इकट्ठा कर दें और इकट्ठा उसको खाएं तो आप ये देखें पूरी सर्दियां आप सर्दी जुकाम नजले से बच सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बच सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल गुड़ को मेल्ट कर ले एक किसी भी पैन में, अब यहाँ पे ये शर्त मैं जरूर रखना चाहूंगी कि आपको ये पता हो कि गुड़ असली हाँ जी, गुड़ में चीनी एडेड। मेरा यही सवाल था डॉक्टर ज़ैनब कि एक होता है व्हाइट गुड़, एक होता है ब्राउन वाला, ग्रीन वाला, डार्क वाला, बगैर सोडे वाला और सोडे वाला। ऑर्गेनिक तो डार्क वाला ही होता है। नहीं, दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो बनता है जब तब वो लाइट कलर का होता है। जी जी। जब वो पड़ा रहता है पड़े पड़े उसका कलर डार्क होना शुरू हो जाता है, और अगर आप मॉनसून में देखें तो वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। जी जी जी। और उसको हम यूजुअली यूज भी नहीं करते कि जी ये खराब हो गया। नहीं, लेकिन आम जुबान में तो घरों में या जो दुकानें होती हैं पंसारी वगैरह की, वो वहाँ पे कहा जाता है जी सोडे वाला, बगैर सोडे वाला, इस टाइप से भी कोई टर्म यूज होती है। एक में सोडा ऐड होता है जो व्हाइट। इससे साबित हो गया अजीम जाके लेके आते हैं। हाँ, गुड़ इज वेरी गुड यार, है ना जी? गुड़ इज सो इम्पोर्टेंट। मैंने तो चीनी छोड़ के गुड़ डालना शुरू किया चाय में कि ये अच्छा होता है, तो आज तो आपने मेरे अरमानों में पानी फेर दिया। कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मैं और फेरती रहूंगी। लेकिन अगर आप ये देखें कि गुड़ आप डेली बेसिस पे यूज करना शुरू कर देते हैं, तो जो आजकल हमारे लाहौर के हालात हैं, स्मोक बहुत ज्यादा है, तो आप गुड़ का इस्तेमाल करें। आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है अपने गले को साफ रखने के लिए, गले को हेल्दी रखने के लिए। गुड़ कहवे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, कहवे में यूज कर सकते हैं, नॉर्मल वैसे आप खा सकते हैं। अब मजे की चीज ये है, आपका खाना अगर डाइजेस्ट नहीं होता और आपको डाइजेशन के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, तो गुड़ इज द बेस्ट सोर्स जो आपके खाने को डाइजेस्ट कर देता है। अच्छा, बचपन में ये कहा जाता था कि ज़्यादा मूंगफली मत खाओ, खांसी हो जाती है, कफ हो जाती है। ये होता भी है, जब बहुत ज़्यादा मूंगफली खाते हैं तो हमें होता है। अब पता नहीं इसमें क्या हकीकत है, मिथ है। और उसके ऊपर जो छिलका होता है, कहते हैं वो उतार के खाओ तो फिर आपको कफ नहीं होगी। अच्छा, अब एक मज़े की चीज़ ये है कि कफ होती क्यों है और क्या कफ होती है या नहीं, दोनों क्वेश्चन है। बिल्कुल। पहली चीज़ हमारे माइंड में ये बैठा हुआ है कि मूंगफली खाएंगे ज़्यादा तो कफ होगी, तो वो हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, ये हमारा माइंडसेट बहुत एक्टिवली वर्क करता है। नंबर 2, अगर आपने उसका वो जो छिलका है वो नहीं उतारा तो वो कहीं ना कहीं उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके गले में जाके फंस सकते हैं, जो कि खांसी का कॉज बन सकते हैं। ओके। नंबर 3, अगर आपने उसका छिलका रिमूव कर दिया, खाली आप पीनट्स खा रहे हो, तो आप उसको ज्यादा नहीं खा पाओगे। इसलिए क्योंकि जब आप छिलका उतार रहे थे, उसको रिमूव कर रहे थे, आपके पास एक एक्टिविटी थी, आपके अगला खाने तक पिछली जो थी वो जरा नीचे हो जाती है, तो आप उसमें कम खाते हो, और जब आप खाली खा रहे होते हो तो आप ज्यादा खाते हो। इस वजह से भी आपके जो है ना वो। अच्छा, इसमें भी रोस्टेड पीनट होता है और एक बगैर रोस्ट की होती है। दोनों के बेनिफिट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है, अनटिल एंड अनलेस आपकी जो रोस्टेड पीनट है वो किसी अच्छे ऑयल में या अच्छे घी में आपने उसको रोस्ट किया हुआ। नहीं, लोग रोस्ट करते हैं उसको लाइक रेत में।
रेत में रोस्ट की हुई, आपको पता है कि जो ऑयल और कुकिंग ऑयल हम उनमें करते हैं उससे बेहतर है रेत में की हुई, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा होते हैं। अब मट्टी के हम ऑलरेडी वैसे ही क्लोज होते हैं, तो जब हम उसको रेत में करके खाते हैं तो दैट इज हेल्दी, हम उसको खा सकते हैं। डॉक्टर ज़ैनब, अगर दिन में मूंगफली खानी है तो वो कितनी तादाद में खानी चाहिए, और गुड़ अगर इस्तेमाल करना है तो वो एक दिन में कितनी तादाद में, और क्या जो लोग ब्लड प्रेशर और इस तरह डायबिटिक होते हैं वो भी गुड़ यूज कर सकते हैं चीनी अवॉइड करने और के ये चक्कर में? अजीम ने बिल्कुल मुझे बचपन की याद करवा दी है, मुझे ऐसा लगा सकेगा मूंगफली। मूंगफली गुड़ की अगर हम बात करें तो वो डायबिटीज से हमें बचाता है। अगर हम प्योर और नेचुरल गुड़ इस्तेमाल कर रहे हों तो वो हमें बचाता है। और इसकी सिंपल सी एक वो चीज़ है कि आप उसको जो है वो पानी में मेल्ट करके देख लें, अगर तो वो पानी में डालते ही जम जाता है तो इसका मतलब है वो नेचुरल है, प्योर है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी में गुड़ डालें। आपने गुड़ को अच्छी तरह मेल्ट किया, उसके बाद आप उसका एक ड्रॉप पानी में डाल के देख लें, जब वो जम जाए और वो हो। अच्छा, अब इसमें जमने में ये भी आ जाता है, जहाँ पे वो आपने मेल्ट किया वो अगर आप उसी के अंदर पीनट्स ऐड ऑन कर लें और उसको मिक्स करके किसी भी ट्रे में आप उसको स्टोर कर लें और उसको आप बच्चों को वो एज अ स्नैक और एज उनकी जो कैंडीज हैं वो दे सकते हैं। बेस्ट कैंडी है जो उनको सर्दी लगने से भी बचा रही होगी और न्यूट्रिएंट्स का भरपूर उनकी बॉडी में जो है ना वो एक एलिमेंट जा रहा होगा। तो ये बात क्लियर हो चुकी हुई है कि अगर आप उसके ऊपर से जो उसका छिलका है वो उतार देते हैं तो आपको कफ नहीं होती। अगर आप एक मॉडरेट अमाउंट में खाते हैं तो कितनी खा सकते हैं? अगर हम सिर्फ मूंगफली खा रहे हैं तो उसके 10 से 15 जो वो होते हैं उसके दाने वो आप खा सकते हैं। लेकिन जब हम खाने बैठते हैं तो हम तो इतनी हाफ केजी इवन केजी भी खा जाते हैं, साथ में वो रेवड़ी ले लेते हैं। ये बात आपकी बहुत सच है कि वाकई ही हम जब खाने बैठते हैं तो हमारा कंट्रोल नहीं रहता। इसको कंट्रोल करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आप कुछ भी, कोई भी ड्राई फ्रूट है, बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, कुछ भी किशमिश खाने बैठे हैं, आप एक प्लेट लीजिए। एक तो वो लाइट कलर की होनी चाहिए और दूसरा वो छोटी होनी चाहिए। लाइट कलर की इसलिए क्योंकि लाइट में आप ज्यादा भी मतलब कम भी रखेंगे तो वो ज्यादा लगेगा, और डार्क कलर की में आप ज्यादा भी रखेंगे तो वो कम लगेगा। आप छोटी व्हाइट कलर की प्लेट ले लीजिए, उसके अंदर 8 से 10 जो है वो मूंगफली के दाने निकालें, 2-3 बादाम रख लें, 2-3 अखरोट रख लें, और साथ आप उसकी अगर रेवड़ी लेना चाहते हैं, वैसे तो ना लें, गुड़ का इस्तेमाल कर लें, अगर करना चाहते हैं तो 1 या 2 मैक्सिमम। डॉक्टर ज़ैनब, हम लोग कई बार जब फल या वो उन फलों की अफादियत का जिक्र करते हैं तो अक्सर हम ये भी बताते हैं साथ कि इनकी स्मूदीज भी बनती है, इनके शेक्स भी बनते हैं, तो मूंगफली की कोई और चीज बनती है, कोई इंटरेस्टिंग डिश कोई बताएं, कोई शेयर करें? बटर। पीनट बटर। पीनट के साथ पीनट बटर, और जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, वो दोनों ही पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? वेट गेन जिन्होंने करना है वो ब्रेड पे एज ब्रेड उसको यूज करके खा सकते हैं, और जिन लोगों ने वेट लॉस करने के लिए खाना है वो उसको एप्पल के साथ खाएंगे तो बेहतरीन रिजल्ट। अच्छा, पीनट बटर एप्पल के साथ लगा के खाएं तो वेट लूज होगा। बस जब आपने पीनट बटर अगर तो बाजार से खरीद रहे हैं, उस पर ये देख लेना है कि इसमें कितनी जो है ना वो अमाउंट है फैट्स की, क्योंकि 3-4 तरह के अमाउंट में मौजूद होते हैं। जो सबसे लीस्ट है, ऑफ कोर्स बहुत सारे ब्रांड्स हैं तो आप उसको चेक करके ले लीजिए, मैं यहाँ नाम और वो नहीं बता सकती, आप उसको देख के ले लेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा और वेट लॉस ज्यादा अच्छा कराएगा। अगर आप पीनट बटर घर पे बनाना चाहते हैं तो आप पीनट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लें। अगर नहीं रोस्ट करना आता या नहीं समझ आती कैसे करें तो उसको सिंपल बेकिंग ट्रे में रखें, 180 डिग्रीज पे 5 to 7 मिनट्स आप उसको रखें और उसके करीब ही रहें ताकि वो जलने ना। उसको निकाल लें, उसको ब्लेंडर में डालें, अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। उसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गुड़, ये मेरी अपनी वो रेसिपी है, थोड़ा सा गुड़ आप उसमें डाल लें और आप उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी का डाल लें या कोकोनट ऑयल का डाल लें। वाह वाह वाह। उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, ये आपका पीनट बटर घर पे तैयार है और ये आपका वेट लॉस पे काम आएगा। वेट लॉस में काम आएगा। वाह वाह वाह। और ज़ैनब, हमने ये देखा वेट गेन करने के लिए कुछ लोग इसको एज अ पीनट बटर को एक स्कूप उसका दूध में डाल के वो शेक टाइप बना के भी पी लेते हैं, लेकर खा लेते हैं। बिल्कुल, आप अगर बच्चों को देते हो तो उनकी ग्रोथ में जो लोग जिम जाते हैं या वेट गेन करना, मसल गेन बेसिक करना चाह रहे होते हैं, वो इसको एज स्मूदीज भी यूज करते हैं। स्मूदी में यूज करने का तरीका ये है कि आप एक जो है मग वो दूध का ले लें, उसके अंदर अगर आप नट्स डाल रहे हो तो 1 चम्मच आप पीनट बटर डाल लिया फॉर एग्जांपल। अगर आपने नट्स वैसे डालने हैं तो 8 से 10 मूंगफली आप लें, वो उसके अंदर डाल दें। 1 खजूर ले लीजिए और उसके साथ आप इसके अंदर शहद या गुड़ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके अगर बच्चों को देते हैं तो उनकी ये ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल है। अगर वो नाश्ता बच्चे फॉर एग्जांपल, हम अक्सर माओ को सुनते देखते हैं नाश्ता नहीं करके जाता स्कूल, तो ये एक बेहतरीन नाश्ता है। शुगर लेवल तो नहीं बढ़ाता बहुत? आप नहीं, ये बहुत ज्यादा शुगर लेवल इसलिए नहीं बढ़ाता क्योंकि हमने एक्स्ट्रा शुगर ऐड ऑन ही नहीं की। शुगर जो हमने ऐड ऑन की है वो या तो पीनट बटर में जो थोड़ी बहुत है वो है, या हमने जो गुड़ की या खजूर की ऐड की है, तो वो नेचुरल स्वीटनर्स है तो वो आपकी उसको
आपके मुंह में पानी आ रहा है और मुझे वो नजर आ रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ब्रेकफास्ट नहीं करती तो मैं भी पीनट बटर ले लिया करूँ, अगर वो वेट गेन नहीं करता तो। नहीं, पीनट बटर बहुत वेट अच्छी गेन नहीं बात है, करता आपने अगर आप मुझे खुश भी कर दिया। प्रॉपर तरीके से खाएं। अब ये ना हो कि आप 2 चम्मच दूध में मिक्स करके पीनट बटर ऐड ऑन करें और आप मुझे कहें मेरा तो डॉक्टर साहिबा वजन बढ़ गया, आपने बढ़ा दिया मेरा वेट। ऐसे नहीं, आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो वेट लॉस में आपकी। डॉक्टर ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बड़ी ही इंफॉर्मेटिव जो गुड़ और मूंगफली को लेकर जो स्टोरी है, गुफ्तगू की है, वो आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स के भी काफी काम आएगी। देने का बहुत शुक्रिया और बड़ी अहम ये गुफ्तगू थी जो इस मौसम में, क्योंकि ये पहले कहा जाता था कि ये मुतवसत तबके के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक ड्राई फ्रूट है मूंगफली, लेकिन अब तो ये भी महंगी हो चुकी हुई है। तो खैर फिर भी लोगों ने खानी तो है, तो अपना ख्याल रखें और सोच समझ के खाया करें। हर चीज़ को अगर आप किसी तरीके से खाएंगे तो वो आपके लिए ख़तरनाक नहीं है, लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा खाएंगे तो वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो अब एक छोटी सी ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, प्रोग्राम अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है और हम अपनी रिवायत के मुताबिक हमेशा से किसी न किसी ऐसे व्यू पॉइंट का, किसी न किसी ऐसी जगह का जिक्र करते हैं जो हमारे व्यूवर्स जाकर विजिट करें और उस जगह को एंजॉय कर सके। तो आज हम बात करेंगे वादी सून से केसर की। पाकिस्तान की एक कदीम और खूबसूरत वादी है जो कुदरती मनाजिर की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखती है और ये इलाका अपनी दिलकश वादियों, खूबसूरत झीलों, बागात और खुशगवार मौसम की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज रहा है। अजीम मुसलमान फातेह ज़हीरुद्दीन बाबर का जब इस इलाके से गुजर हुआ तो उसने इस वादी को छोटे कश्मीर का नाम दिया और इस वादी का जो कुल रकबा है वो 10,000 एकड़ है, जिसके मशरिक में जहलम चकवाल के कुछ इलाके, शिमाल में तलागंग और मगरिब में मियाँ वाली, जबकि जुनूब में नूरपुर थल का इलाका शामिल है। वादी सून की मिट्टी ज्यादातर भरी भरी है और यहाँ के पहाड़ रेतली चट्टानों और चूने के पत्थर पर मुश्तमिल हैं और इसके जो विजुअल्स हैं वो हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत आलीशान पहाड़ देख रहे हैं, बुलंदोबाला, खूबसूरत ग्रीनरी है यहाँ पर और पत्थरों की मदद से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें भी बनाई गई हैं। अगर यहाँ की खूबसूरती की बात की जाए तो ये अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनको आपको दिखाया जाता है और वो अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप होते हैं। और वादी सून के पहाड़ों में नमक और इस तरह की दीगर मादियात भी पानी की कोयला भी वाफिर मिकदार में यहाँ मौजूद है। और वादी सून में मार्च से अक्टूबर तक मौसम इंतहाई खुशगवार रहता है और यहाँ वो मौसम होता है जब सयाह बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं और शदीद सर्दी भी पड़ती है यहाँ पर। यहाँ का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे भी चला जाता है। इस वादी में जब बारिश होती है तो इसका मंजर देखने वाला होता है, बहुत खूबसूरत मंजर होता है। बिल्कुल, और जब पहाड़ों से बहते नालों का शोर एक खूबसूरत समा पेश करता है और फिर अगर बात की जाए यहाँ पर फूलों और सब्जे की तो वो भी तरोताजगी यहाँ पर उजागर करती है। सर्दियों में यहाँ पर अच्छी खासी सर्दी होती है और गर्मियों के मौसम में भी सर्द हवा चलती है यहाँ पर। और कहते हैं पानी यहाँ का झीलों का इतना साफ है कि आपको जो सतह ज़मीन है वो तक नज़र आती है। आपको इसके अंदर जो मछलियाँ हैं वो किस कलर की हैं, किस शेप की हैं वो नज़र आती हैं। मतलब इतना साफ और शफाफ। और वैसे एक और बात है कि वसूख से तो नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन शायद मुमकिन है कि अलबत्ता जो यहाँ के कई मकामात हैं वहाँ से जो मुख्तलिफ कह लें कि कदीम दौर के इंसानी ढांचे जो हैं वो भी दरियाफ्त हुए। जानवरों के ढांचे, कई घरेलू ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया यहाँ पर एक्सकवेशन के दौरान मिली और फिर वादी सून के मेहाड़ी गाँव पर यहाँ से जो है उससे मुतल्लिक़ कयास राइयाँ की जाती हैं। बिल्कुल, और ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर जंग लड़ी गई के आसार मिले, जंग लड़ी गई थी और इस जंग का जो है वो बताया जाता है कि ये 550 साल कबल जंग लड़ी गई थी कबल मसीह दौर में। और मुहक्किकीन की जानिब से ये भी कहा गया है कि चट्टानों से अगर देखा जाए और इसका अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो ये 500 साल पुरानी यहाँ पर आपको दरख्त मिलते हैं। यहाँ पर आपको 500 साल पुराने वैसे वादी सून से केसर के बारे में हमने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने व्यूवर्स के साथ शेयर किए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो वो बात ये है कि यहाँ पर जब आप अपने ट्रिप प्लान करेंगे तो यहाँ पर ना सिर्फ आपको कुदरती मनाजिर देखने में मिलेंगे बल्कि वो लोग जो हिस्ट्री में शौक रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ उनको कोई खंडरात या कुछ इस तरह की जगह, कुछ ऐसी जो पॉइंट्स हैं वो मिले जो उनकी दिलचस्पी मजीद बढ़ाएं। रावलपिंडी से 4 से 5 घंटे के सफ़र के बाद आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं, मरकज़ी शहर नौशहरा ये जो गाड़ी है वो आपको पहुँचाती है। उसके बाद फिर आप वहाँ जाते हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी जा सकते हैं। आप अपनी ट्रांसपोर्ट हो तो ये ज़्यादा बेहतर है, इन्जॉय कर सकते हैं वहाँ जाकर। और मौसम जो है वो बड़ा बेहतरीन बताया जा रहा है कि आप अक्टूबर में भी जहाँ जा सकते हैं। पाकिस्तान में इस तरह के बड़े मकामात हैं, बड़ी खूबसूरती है पाकिस्तान में। और सुनो पाकिस्तान कोशिश करते हैं, हम सुनो पाकिस्तान की टीम जो है
कि वो आपको इन तमाम मकामात के बारे में दिखाए, पाकिस्तान के बारे में दिखाए। हम तो रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी जगह और ऐसे पॉइंट्स अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं जहाँ की सकाफत, जहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो हम सबको मुतासिर किए हुए हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तानी सैयाह बल्कि गैर मुल्की सैयाह भी यहाँ पर खींचे चले आते हैं। बिल्कुल, चाहे वो बात हो पाकिस्तान की खूबसूरती की, खूबसूरत मकामात की, पाकिस्तान के बेहतरीन खानों की, पाकिस्तान के खूबसूरत कल्चर की और पाकिस्तान की खूबसूरत ज़बानों की, ये तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश की जाती है और कोशिश की जाती है कि आपको दिखाया जाए कि कितना खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान और ये है हमारा पाकिस्तान। और ये था हमारा सुनो पाकिस्तान। तो आप लोग अपना कल तक के लिए ख्याल रखिए और कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा सुबह 9 बजे मुलाकात होगी मजीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत खास ख्याल रखें और स्मोक बहुत ज़्यादा तो एहतियात करें, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। मौसम भी ठंडा हो गया है तो आप गर्म कपड़े भी पहने और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।